हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे हेमेटोलॉजी के टर्म से रिगार्डिंग। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। इसमें हम ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिजीज है, हमारे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे वो कवर कर लेंगे। उनका जस्ट टर्म्स ही हम डिस्कस करेंगे, जो भी मतलब टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, क्या क्या कौन से टर्म्स का क्या मीन्स होता है, जस्ट उतना ही डिस्कस करेंगे। डिटेल से हम फर्दर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमारे सामने एनीमिया। एनीमिया मीन्स क्या होता है? लेक ऑफ ब्लड। लेक ऑफ ब्लड इज नोन एज एनीमिया। और ब्लड में भी किसकी कमी होना? आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। तो सिंपल है याद रखने की ब्लड की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आरबीसी के स्ट्रक्चर के आधार में या इसके कोजेस के आधार पे कि मतलब किस वजह से एनीमिया हो, उस कोज के आधार पे, या हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर या इसके कंसेंट्रेशन के आधार पे। तो उसका हम फर्दर एक स्पेशल लेक्चर बना लेंगे ओनली टर्मिनोलॉजी से रिगार्डिंग। तो वहाँ पे पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको एनीमिया याद रखना है। एनीमिया मीन्स क्या होता है कि लेक ऑफ ब्लड या आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मीन्स क्या होता है? परसेंटेज या कंसेंट्रेशन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इंक्रीज। आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया। जस्ट एनीमिया का अपोजिट है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जस्ट एनीमिया का अपोजिट है। पॉली मीन्स मोर, साइथिया मीन्स सेल्स का ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाना। कौन सी सेल? आरबीसी या हीमोग्लोबिन का ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का एक और फॉर्म होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा करके फॉर्म होता है। पॉलीसाइथीमिया वेरा जो कि इसका डेंजरस फॉर्म होता है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी आप याद रखना पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोपिनिया मीन्स क्या होता है? लिको वर्ड फॉर द वाइट, डब्ल्यूबीसी के लिए, या हम लिकोली वाइट के लिए याद रखते हैं, वाइट ब्लड सेल के लिए। और नियोप्लिया मीन्स कमी, या हम बोल सकते हैं किसी में कमी आना या डिक्रीज होना। तो क्या डिक्रीज होना? डब्ल्यूबीसी के काउंट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है? ल्यूकोपिनिया। तो सिंपली आपको याद ल्यूकोपिनिया मीन्स क्या? डिक्रीजिंग डब्ल्यूबीसी काउंट मीन्स ल्यूकोपिनिया। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीजिंग डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की काउंट में इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूको वर्ड फॉर सेम वाइट एंड साइटोसिस किसी भी सेल्स की काउंटिंग में इंक्रीज होना क्या कहलाता है? साइटोसिस। तो यहाँ पे कौन सी सेल वो इंक्रीज हो रही है? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की काउंट्स में इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया सिंपल आप ल्यूकेमिया को इतना याद रखें, एक ब्लड कैंसर होता है जिसका अदर नाम क्या होता है? ल्यूकेमिया का ब्लड कैंसर। देखो ल्यूकोसाइटोसिस फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारी जो इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी काउंटिंग बढ़ाता है। तो वो एक फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, तो वो नॉर्मल होता है और उसमें फंक्शनल डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पे ल्यूकेमिया में डिसफंक्शनल डब्ल्यूबीसी या हम बोल सकते हैं इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग बढ़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। तो याद रखना ब्लड कैंसर किसे बोलते हैं? ल्यूकेमिया। अच्छा मैं यहाँ पे एक बार आपको काउंटिंग बता देता हूँ। नॉर्मल हमारी डब्ल्यूबीसी काउंटिंग होती है 4000 टू 11000 पर माइक्रोलीटर। तो 4000 से कम होना ल्यूकेमिया और 11000 से ज़्यादा होना क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये जो इनका काउंटिंग लेवल है वो भी आपको याद रखना है कि ल्यूकेमिया किसे बोलेंगे? लेस देन 4000 पर माइक्रोलीटर एंड मोर देन 11000 पर माइक्रोलीटर डब्ल्यूबीसी काउंट हो जाने क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सेम आ गया। पीनिया, पीनिया मीन्स डिक्रीज होना। पीनिया मीन्स क्या? डिक्रीज होना। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काउंट कम होना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट का काउंट कम होना। नेक्स्ट इसका अपोजिट है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस तो प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज होना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है हमारी बॉडी में 1.5 लाख टू 4 लाख पर माइक्रोलीटर। तो 1.5 लाख से कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और मोर देन 4 लाख पर माइक्रोलीटर क्या करेगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो वो भी आपको याद रखना है। लेस देन 1.5 लाख पर माइक्रोलीटर तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड मोर देन 4 लाख माइक्रोलीटर क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये एक मैथमेटिक्स वाले भी आपको याद रखना कि काउंटिंग के अकॉर्डिंगली 4 लाख से कम होना, सॉरी ज़्यादा होना थ्रोम्बोसाइटोसिस, और 1.5 लाख से या 1.5 लाख से कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा पानसाइटोपिनिया। पानसाइटोपिनिया मीन्स
डिक्रीज इन ब्लड सेल्स। कौन कौन से ब्लड सेल्स हो जाएगी हमारी? ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट, तीनों के काउंटिंग में डिक्रीज होना क्या कहलाएगा? पानसाइटोपिनिया। पान मीन्स पान वर्ड होता है ओल और साइटोपिनिया मीन्स सेल्स, ऑल सेल्स। कौन सी ऑल सेल्स? यहाँ क्या बोल ब्लड, तो ब्लड की जितनी भी सेल्स है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट, तीनों की कमी होना क्या कहलाएगा? पानसाइटोपिनिया। पानसाइटोपिनिया ये तो जस्ट एक किसी भी डिजीज कंडीशन का सिम्टम्स आता है, या बॉडी में कोई भी रिएक्शंस हो गया, या कभी कभी बोन मेरो सप्रेशन वाली मेडिसिन होती है तो उनकी वजह से आता है। तो ये कोई अलग से डिजीज नहीं है, जस्ट सिम्टम्स है, तो वो आपको याद रखना। हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस करें। पानसाइटोपिनिया क्या होता है? ब्लड सेल्स का काउंट में कम होना, तीनों का क्या कहलाता है? पानसाइटोपिनिया। अच्छा, अगर पानसाइटोपिनिया कीमो वाली ड्रग्स, जो कीमो ड्रग्स होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में उनसे यूज करते हैं, तो उनकी वजह से अगर पानसाइटोपिनिया होता है तो उसको एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नादीर, NANADIR, नादीर। नादीर एक टर्म होता है जो कीमो इंड्यूस्ड थ्रोम्बोस पानसाइटोपिनिया के लिए आता है। कीमो इंड्यूस्ड पानसाइटोपिनिया, उसके लिए हम टर्म यूज करें नादीर। तो ये भी आपको साथ ही याद रखना पानसाइटोपिनिया के साथ। नेक्स्ट टर्म है हमारा थैलेसीमिया। देखो, थैलेसीमिया एक इनहेरिटेंस या हम बोल सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। इनहेरिटेंस जेनेटिक्स डिसऑर्डर क्या होते हैं प्रथम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इतना जानना है कि इनहेरिटेंस या जेनेटिक मतलब जो जनरेशन बाई जनरेशन चलते हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज में थे वो डिजीज हमारी नेक्स्ट पीढ़ी में आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस या जेनेटिक डिसऑर्डर। तो थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जो हमारा ब्लड पिगमेंट होता है उससे रिलेटेड उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में अल्फा चेन और बीटा चेन होती है। जब अल्फा चेन और बीटा चेन बनाने वाले जो डीएनए होता है उनमें म्यूटेशन हो जाता है, और उस म्यूटेशन की वजह से स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया। अब डिफॉर्मिटी अगर अल्फा चेन में आई है तो अल्फा थैलेसीमिया, और अगर डिफॉर्मिटी बीटा चेन में आई है हीमोग्लोबिन की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बीटा थैलेसीमिया। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही कि थैलेसीमिया अल्फा का टाइप्स, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा चेन में डिफॉर्मिटी है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में डिफॉर्मिटी है तो बीटा थैलेसीमिया। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके दो सब टाइप्स हम होते हैं थैलेसीमिया के, थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर। जो माइनर होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है या ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती है, जबकि जो थैलेसीमिया मेजर होता है वो सीवियर कंडीशन होते हैं और सिम्प्टोमेटिक होता है, तो इसको ट्रीट करना मतलब कंपेरेटिवली मेजर प्रायोरिटी होता है मेजर थैलेसीमिया को ट्रीट करना। तो ये भी आपको सब याद रखना है कि माइनर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया दो टाइप्स और होते हैं। मोस्ट कॉमनली अल्फा थैलेसीमिया ही पाया जाता है इस कंपेरेटिवली बीटा थैलेसीमिया। जस्ट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे इसलिए हम पूरा डिटेल से नहीं जाएंगे, जस्ट आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये बस आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि थैलेसीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जो कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफॉर्मिटी होने की वजह से होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर ही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये स्पेशल हम बोले तो क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। CF मीन्स क्लोटिंग फैक्टर। तो हीमोफीलिया क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक टाइप से कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसकी कमी हो जाती है। उस कमी की वजह से हमारी बॉडी में ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर का रोल होता है क्लोट बनाना या हमारी जो बॉडी का कोगुलेशन होता है उसमें हेल्प करना। अगर क्लोटिंग फैक्टर से नहीं होंगे तो वो कोगुलेशन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, उसमें इंटरप्शन आएगा तो ब्लीडिंग होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया या ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर भी बोला जाता है। तो कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है उसी आधार पे टू टाइप्स दिए हैं। अगर क्लोटिंग फैक्टर 8 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसकी कमी होती है तब तो हम उसे हीमोफीलिया ए बोलते हैं। और अगर क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए या क्लोटिंग फैक्टर 8 क्लोटिंग फैक्टर का नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इस डिजीज का नाम भी हीमोफीलिया है। तो 8 वाला जो क्लोटिंग फैक्टर उसका क्या नाम होता है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसलिए इसको हीमोफीलिया, क्योंकि मेजोरिटी में हीमोफीलिया ए ही पाया जाता है। हीमोफीलिया बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट हम डिस्कस करना साथ पढ़ रहे हैं इसलिए। तो हीमोफीलिया ए ही मेजोरिटी में पाया जाता है और क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्लोटिंग फैक्टर 8 का नाम क्या होता है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। उसी प्रकार अगर 9th वाले क्लोटिंग फैक्टर की हम बात करें तो वो होगा हमारा
क्रिसमस फैक्टर। 9th वाले क्लोटिन फैक्टर का क्या नाम था? क्रिसमस फैक्टर। इसलिए हीमोफिलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना कि क्रिसमस डिजीज किसे बोलते हैं? हीमोफिलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना साथ ही। तो ये हीमोफिलिया से रिगार्डिंग में बस सुपरफिशियली ही डिस्कस करेंगे, डिटेल से नहीं जाएंगे अभी। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है या टर्म है हमारा वॉन विलब्रेंड डिजीज। वॉन विलब्रेंड डिजीज, वॉन विलब्रेंड डिजीज क्या होती है कि एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है हमारे ब्लड में, जो कोगुलेशन में हेल्पफुल होता है। क्या क्या फंक्शन होता है हेल्पफुल? कैसे? मतलब कि जो भी हमारा ब्लड वेसल्स या टिश्यू वाला पार्ट रप्चर हुआ तो वहाँ पे ये इसका जो प्रेजेंस होती है वो होती है, और वहाँ पे ये प्लेटलेट्स और प्रोटीन एग्रीगेशन और उसके एग्लूटिनेशन में हेल्प करता है। स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है, तो उसकी कमी हो जाती है, उसकी कमी की वजह से एक डिजीज बनती है। उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? वॉन विलब्रेंड डिजीज। कौन सा फैक्टर? WVWF, वॉन विलब्रेंड फैक्टर। एक प्रोटीन होता है, उसकी कमी हो जाती है, उसकी कमी होने की वजह से जो डिजीज होती है उसमें क्या बोलते हैं? वॉन विलब्रेंड डिजीज। और इसमें क्या होता है? कमी की वजह से ब्लीडिंग होती है। क्यों ब्लीडिंग होती है? क्योंकि ये किसमें हेल्प करता है? कोगुलेशन में या क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लॉट नहीं मिलेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहेगी। इसलिए इसको भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैटेगरी में रखा गया है, जैसे वॉन विलब्रेंड डिजीज। जस्ट सुपरफिशियली देख रहे हैं। ये इंट्रावेस्कुलर जो पैथवे होता है उसमें हेल्पफुल होता है। देखो हम जब पढ़ेंगे कोगुलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें दो पैथवे चलते हैं, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर होता है जो वेसल्स के अंदर की तरफ चलता है, और एक्स्ट्रावेस्कुलर आउटसाइड द वेसल्स ब्लड वेसल चलता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो ये इंट्रावेस्कुलर जो पाथवे चलता है क्लोटिंग का या क्लोटिंग मैकेनिज्म चलता है, उसमें ये हेल्पफुल होता है। तो ये जस्ट आप याद रखना सुपरफिशियल नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है हमारा टर्म DIC। DIC की फुल फॉर्म क्या है? डिसेमिनेट इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिसेमिनेट या हम बोल सकते हैं डीरेंज्ड इंट्रावेस्कुलर, इंटरनल ब्लड वेसल्स के अंदर वेस्कुलर वेसल्स और कोगुलेशन। तो जो हमारी नॉर्मल कोगुलेशन प्रोसेस होती है, जो इंट्रा वेसल्स के इनसाइड वाली बात करें हम, तो उसके अंदर डीअरेंजमेंट आ जाना, मतलब वो ठीक तरीके से नहीं होना। कौन सी डिजीज होती है? DIC। ये नॉर्मली सेकेंडरी डिजीज होती है, मतलब किसी डिजीज कंडीशन की वजह से या किसी मेडिसिन की वजह से या हमारे बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होता है उसकी वजह से होता है, डायरेक्टली नहीं होती है। तो आपको ये रखना DIC। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी हमारे प्लेटलेट होते हैं या हमारे प्रोटीन वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव होने की वजह से हमारी बॉडी में फ्रिक्वेंटली या बहुत सारे पार्ट्स में क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही हाइपर एक्टिव होने की वजह से बहुत सारी जगह क्लॉट बन जाता है, और जो हमारे माइक्रो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको भी ये भी बोला गया डीअरेंज्ड, मतलब जो कोगुलेशन मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से डीअरेंज्ड हो जाता है, मतलब प्रॉपरली वो काम नहीं करता, इसलिए इसको डीअरेंज्ड भी बोला। तो इसमें दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साथ ही मतलब क्लॉट भी बन जाते हैं बॉडी में बहुत सारे, साथ ही ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। दोनों डिजीज दोनों जो सिम्टम्स है अपोजिट होते हैं, क्योंकि जिस डिजीज में क्लॉट बनना वहाँ ब्लीड नहीं होगा, या कोई डिजीज जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ पे क्लॉट वाला सिम्टम्स नहीं आएगा। लेकिन इसमें दोनों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि एक्सेसिव क्लॉट भी बनते हैं बॉडी में, और साथ ही ब्लीडिंग भी प्रेजेंट होती है वहाँ पे माइक्रो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। ये जस्ट आपको याद रखना है DIC। अभी जस्ट हम सुपरफिशियली पढ़ेंगे, डिटेल से नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज, इसी को हम बोल सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये भी एक एनीमिया का टाइप ही होता है, सिकल सेल एनीमिया भी हम बोल सकते हैं इसको, या बोलते हैं समटाइम। तो इसमें क्या होता है? RBC रिलेटेड डिजीज है इन विच RBC सेव्ड इन सिकल सेल। RBC का जो नॉर्मल शेप होता है वो किस शेप में चेंज हो जाता है? सिकल सेल। नॉर्मल शेप किस प्रकार का? डिस्क शेप, डिस्क टाइप की RBC का शेप होता है, डिस्क टाइप का, वो सिकल टाइप में चेंज हो जाता है, हंसियाकार बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिकल सेल डिजीज। डिस्क टाइप, या पहले एक एल्फनलिबे करके टॉफी आती थी चॉकलेट, तो उसका जो जैसा शेप होता है उसी प्रकार RBC का, नॉर्मल RBC का शेप होता है, उस शेप से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिकल, हंसियाकार में, तो उसे क्या बोलते हैं? सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, ये होता है कि जो हमारे हीमोग्लोबिन की जो अल्फा और बीटा चेन होती है उसमें एक हमारा जीन होता है, या बोल सकते हैं प्रोटीन होता है,
ग्लूटामिक एसिड करके उसकी जगह वेलिन आ जाता है, उसकी वजह से होता है। ये डिटेल्स की बातें हो गई, हम बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट मैंने आपको नॉलेज भी बता दिया सिकल सेल डिजीज। तो ये कुछ मेजर टर्मिनोलॉजीज है और कुछ बेसिक टर्म्स है, वो भी हम साथ ही कवर कर लेते हैं इसी में। हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली है कुछ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इनको कंटिन्यू करते हुए। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं एरिथमा। ये सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना, बट एरिथमा मीन्स क्या होता है? रेडनेस। बॉडी में कहीं भी रेडनेस हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे? एरिथमा। एरिथमा मीन्स इरिदो, इरो मतलब रेड ब्लड से ही लिया हुआ वर्ड इरिथ्रो, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस इरिथ्रो, इरिथ्रो वर्ड फॉर द रेड, तो यहाँ पे इरिथ वर्ड फॉर द रेडनेस। तो इरिथ्रो मीन्स क्या होता है? रेडनेस। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनोलॉजी सेप्टिसीमिया। देखो सेप्टिसीमिया मीन्स क्या होता है? इन्फेक्शन इन द ब्लड, या हम बोल सकते हैं ब्लड इन्फेक्शन। देखो ईमिया मीन्स ईमिया वर्ड फॉर ब्लड एंड सेप्टिक वर्ड फॉर द इन्फेक्शन। सेप्टिक वर्ड फॉर द इन्फेक्शन, ये याद रखना। हम बोलते हैं कि हमें एसेप्टिक टेक्निक यूज करना, मतलब इन्फेक्शन से हटके जो टेक्निक होती है वो यूज करना, एसेप्टिक। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? सेप्टिक वर्ड फॉर द इन्फेक्शन। तो ब्लड में इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है? सेप्टिसीमिया, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी होगा इसके साथ ही हेमेटोमा। देखो हेमेटोमा और एक और टर्मिनोलॉजी इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं, हेमरेज। हेमेटोमा एंड हेमरेज में कंफ्यूजन है। हेमेटोमा जो हमारी बॉडी में क्लोटेड ब्लड होता है उसके लिए टर्म आता है हेमेटोमा, जो हमें मतलब एज ए ब्लीडिंग बाहर के साथ, मतलब बाहर की तरफ या स्किन रप्चर करके नहीं दिखता, तो उसे तो हम बोलते हैं हेमेटोमा। और जो एज ए ब्लीडिंग जो हमें दिखता है बाहर की तरफ से, या मतलब स्किन रप्चर होने के बाद जो ब्लीड होती है उसको हम बोलते हैं हेमरेज। तो जो क्लोटेड ब्लड होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? हेमेटोमा। क्लोटेड ब्लड या जो स्किन के इनसाइड रहता है उसे हम क्या बोल देते हैं? हेमेटोमा। और हेमरेज जो ब्लीडिंग होती है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता। जो रनिंग ब्लड होता है वो तो हेमरेज होता है, और जो स्टॉप या क्लोटेड ब्लड होता है वो हेमेटोमा होता है, ये आपको याद रखना है जस्ट। अच्छा, हेमेटोमा से रिलेटेड कुछ टर्म होती है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन होता है पेटेची, एक होता है परपूरा। ये हेमेटोमा के ही सब टाइप्स है, तो आपको जस्ट याद रखना पेटेची, परपूरा, एंड वन मोर इज देयर इक्काइमोसिस। कितना बड़ा हेमेटोमा, उस आधार पे ही उसकी जो साइज के आधार पे ही हमने 3 टाइप्स के हेमेटोमा डिस्कस करें। तो पेटेची, परपूरा एंड अगर हेमेटोमा का साइज बहुत छोटा है, मतलब पिन पॉइंट शेप में है या पिन पॉइंट टाइप का ही है, मतलब लेस देन 3 mm का ही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेटेची। तो 1 mm, 1 to 3 mm, मीन्स क्या? मिलीमीटर। तो 1 से 3 मिलीमीटर की साइज का हेमेटोमा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेटेची, या हम इसे बोल सकते हैं पिन पॉइंट हेमेटोमा। नेक्स्ट है अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर, मोर देन 3 mm नॉट सेंटीमीटर, एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परपूरा। मतलब 3 mm से तो बड़ा होना चाहिए हेमेटोमा का साइज, और 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, मतलब क्या 3 mm to 10 mm के बीच में होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? परपूरा। और नेक्स्ट इक्काइमोसिस कैसे बोलेंगे? मोर देन 10 mm और 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर से जो बड़ा साइज का हेमेटोमा उसे हम क्या बोलते हैं? इक्काइमोसिस। तो ये भी आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं समटाइम, और आपकी नॉलेज के लिए होता है। तो पेटेची से 1 to 3 mm वाले हेमेटोमा से पेटेची, मोर देन 3 mm और लेस देन 1 सेंटीमीटर या 10 mm से परपूरा, एंड मोर देन 10 mm और 1 सेंटीमीटर से क्या बोलते हैं? इक्काइमोसिस। तो ये भी आपको जस्ट याद रखना। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही
और कौन सा टर्मिनोलॉजी होगा हमारे इसके रिगार्डिंग, एक देख लेते हैं हम। हेमेटेइमेसिस, हेमेटेइमेसिस। देख, हेमेटेइमेसिस मीन्स क्या, हिम वर्ड फॉर द ब्लड एंड इमेसिस वर्ड फॉर द वोमिटिंग। जब वोमिटिंग के साथ ब्लड आता है तो उससे क्या बोलते हैं, हेमेटेइमेसिस। तो ब्लड इन वोमिटिंग तो उसे क्या बोल देंगे, हेमेटेइमेसिस। तो ये हमारा हो गया इरिथेमा, सेप्टिसेमिया, हेमेटोमा, हेमरेज, हेमेटेइमेसिस, पेटेची, परपुरा और एकाइमोसिस। एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं, रोलेक्स, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये पॉलीसाइथेमिया वगैरह में एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो पॉलीसाइथेमिया में पड़ा था, पॉलीसाइथेमिया मीन्स क्या, आरबीसी के काउंट में इंक्रीज हो जाना, या क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया। तो जब आरबीसी की कंसंट्रेशन या हम बोल सकते हैं उनका काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम जो आरबीसी होती है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, या मतलब प्लग हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। कैसे, जैसे एक आरबीसी है, देन दूसरा, देन थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके बहुत सारे आरबीसी एक साथ मिलके एक प्लग फॉर्मेशन कर देती है। तो उस प्लग को हम क्या बोलते हैं, रोलेक्स। आरबीसी का जो प्लग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट टर्म डिस्कस कर लेते हैं, ल्यूकोस्टेसिस। ल्यूकोस्टेसिस, देखो ल्यूको वर्ड आ गया, दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहा है। स्टेटिस मैंने कल बताया था, स्टॉपेज के लिए स्टेटिस, या किसी ब्लॉकेज के लिए स्टेसिस वर्ड यूज करते हैं। तो जब ल्यूकोसाइट्स का काउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, मोर देन 1 लाख, नॉर्मली कितना 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर, लेकिन 1 लाख से जब ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 1 लाख पर माइक्रोलीटर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी रोलेक्स की तरह ही ल्यूकोसाइट भी एक साथ प्लग होने स्टार्ट कर देती है। कब, जब मोर देन 1 लाख पर माइक्रोलीटर ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्लग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, प्लग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्लग को हम क्या होता है, ल्यूकोस्टेटिस। ये भी डेंजरस कंडीशन में होता है, तो उसको भी याद रखना है। ल्यूकोस्टेटिस किसे बोलते हैं, जब डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे के साथ प्लग बना के ब्लॉकेज बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोस्टेटिस। ये भी एक टर्म आपको उसके साथ ही जस्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टर्म्स और इसके रिगार्डिंग, पेटेची, परपुरा, एकाइमोसिस, रोलेक्स फॉर्मेशन, ल्यूकोस्टेसिस। एक और, हाँ, जब आयरन होता है हमारे बॉडी में, तो आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस भी एक टर्म देते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। आयरन का ओवरलोड हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। तो आयरन, यहाँ बोल सकते हैं फेरस ओवरलोड ब्लड, तो ब्लड में आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने क्या कहलाता है, हीमोक्रोमेटोसिस। तो ये कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी थी डिजीज कंडीशन से रिगार्डिंग, कुछ अभी कवर नहीं कर पाए, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, हम इसी प्रकार से वीडियो लेके आते रहेंगे, सिस्टम डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। और भी अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का अलग से हट के कोई वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए थैंक यू।